नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। पीएम मोदी को घाना का दिया गया सर्वोच्च सम्मान। दोनों देशों में हुए 4 समझौते। मोदी बोले, भारत घाना मिलकर आतंकवाद के खिलाफ करेंगे काम। सीएम धामी ने कावड़ मेले की तैयारियों को लेकर की समीक्षा बैठक। कहा, इस बार दिव्य और भव्य होंगे कार्यक्रम, स्वागत और होगा सम्मान। उत्तराखंड में पंचायत चुनावों ने पकड़ा जोर। प्रत्याशियों के नामों की घोषणाएं हुई शुरू। चंपावत में बीजेपी और अल्मोड़ा में कांग्रेस ने उम्मीदवार किए घोषित। हल्द्वानी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। रोडवेज यात्रियों का सामान लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश, तमंचा बरामद। और उत्तराखंड के 4 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। तेज बारिश के चलते 4 धाम यात्रा रोकी। सोनप्रयाग के पास मलबा गिरने से फंसे लोगों को सकुशल किया रेस्क्यू। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचे। यहां उन्होंने कावड़ मेले की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि कावड़ मेला इस बार दिव्य और भव्य होगा। हर कावड़िये का स्वागत सम्मान के साथ किया जाएगा। भोलेनाथ और मां गंगा के आशीर्वाद से आयोजन को ऐतिहासिक बनाने का दावा भी मुख्यमंत्री ने किया। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने इस मौके पर सरकार के 4 साल पूरे होने पर भी अपनी उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में विकास की रफ्तार तेज है। लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद पर सख्त कार्रवाई के साथ प्रदेश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती दी गई है। मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से विकास की यात्रा को आगे बढ़ाया है। अनेक नवाचार के काम किए हैं। नए नए डिसीजन यहाँ पर लिए गए हैं, ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। डेमोग्राफी को सुरक्षित और सुरक्षित करने का अभियान हो। लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद के खिलाफ कार्रवाई हो। यूसीसी देश में सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड में लागू किया गया है। इसी प्रकार से अनेक काम नवाचार के हों, विकास के हों, उनको आगे बढ़ाया है। उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की सहमति और जिला चुनाव समिति से चर्चा के बाद भाजपा जिलाध्यक्ष गोविंद सामंत ने चंपावत जिला पंचायत के 13 वार्डों में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। 2 वार्डों में भाजपा ने प्रत्याशी खड़े नहीं किए हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष चंपावत गोविंद सामंत ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर चंपावत जिले की 15 जिला पंचायत सीट में से 13 सीट पर भाजपा ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिले की धूरा और कानीकोट सीट पर भाजपा ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया, जिन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया गया है। जिला अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी ने सभी सीट पर सभी कार्यकर्ताओं को पदाधिकारी की रायशुमारी के बाद सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशी खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के सभी प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत दर्ज करेंगे। जिला पंचायत क्षेत्र हैं, उससे हमारे द्वारा 13 जिला पंचायत क्षेत्र में हमारे द्वारा जो हमारे प्रत्याशी घोषित किए गए हैं और आज से उनका नामांकन की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू होगी। और मैं यह भी कहूँगा, हमारे जितने कई दावेदार थे 13 जिला पंचायत 15 के 15 जिला पंचायत क्षेत्र में, और 2 सीटें हमारे द्वारा रिक्त की गई हैं। अगर कोई प्रत्याशी अगर कहीं पर तैयारी कर भी रहा तो हम उनको बैठाएंगे और हमारा एक ही प्रत्याशी जो हमारा क्षेत्र जो 4 जिला पंचायत अगर हमारे क्षेत्र मांग रही टिकट, तो एक ही को हम वहाँ पर चुनाव लड़ाएंगे। पूर्व मंत्री उत्तराखंड सरकार और कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने कहा है कि अल्मोड़ा जिला पंचायत चुनावों के लिए 45 प्रत्याशियों की सूची तैयार की गई है। इनमें से 12 नाम घोषित कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि बाकी नामों पर वरिष्ठ नेताओं से परामर्श के बाद सूची हाईकमान को सौंप दी गई है। उन्होंने भाजपा सरकार पर बिजली, सड़क और पानी जैसे बुनियादी मुद्दों में विफल रहने का आरोप लगाया। साथ ही 1488 स्कूलों को बंद करने के फैसले की निंदा की और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए मुआवजे की मांग की। इस बार पंचायत चुनाव में कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है और बीजेपी के चुनावी जुमले की हवा निकलने वाली है। साथ ही विधानसभा 2027 के चुनाव में कांग्रेस अभी से तैयारी में जुट गई है। इस बार उत्तराखंड में सरकार कांग्रेस की ही बनेगी।
दिया है, तो वहाँ पर पार्टी के प्रत्याशियों की चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है और एक सूची हमने जारी भी की है। वहाँ पर 45 लोग जो है जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं और 11 ब्लॉक इसमें उसके अंतर्गत आते हैं अल्मोड़ा जनपद के। तो उत्तराखंड के सबसे बड़े जिलों में से एक है अल्मोड़ा। तो वहाँ पर 12 लोगों की हमने घोषणा कर दी है और बाकी 33 लोगों का और मैंने जो राय बनी है वहाँ पर वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह कुजवाल, प्रदीप टमटा, मनोज तिवारी, रंजीत रावत, अपने माननीय अध्यक्ष करण महाराज जी, सबसे मैंने परामर्श किया। उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा विकासखंड के अंतर्गत 2 ग्राम पंचायत की आधी जनसंख्या न तो नगर निकाय चुनाव में मतदान दे पाई और न ही इस बार होने वाले पंचायत चुनाव में मतदान कर पाएगी। आपको बता दें कि नगरपालिका के क्षेत्र विस्तारीकरण के अंतर्गत ग्राम पंचायत मुंडली और ग्राम पंचायत उम्र खुर्द की आधी जनसंख्या को सरकार ने नगरपालिका खटीमा में सम्मिलित कर दिया, लेकिन मुंडली में लगभग 500 मतदाता, उम्र खुर्द में लगभग 700 मतदाता उस वक्त भी नगर निकाय चुनाव में मतदान करने से वंचित रह गए। उन्हें नगरपालिका में सम्मिलित किया गया और इस वक्त हो रहे पंचायत चुनाव में भी उन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है। आपको बता दें, भारत का नागरिक होने के नाते मतदान का अधिकार सभी का है, लेकिन इस बार खटीमा विकास खंड के अंतर्गत पहली बार ये एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। उसमें 750 लोग जो हैं वो जो नामांकन है वो जो हमारी वोटर लिस्ट है उसमें सम्मिलित नहीं है। और इस मामले में तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा जांच की गई थी और जांच में जो है वो रिपोर्ट वो उच्च स्तर पर भेजी गई है, जिसमें उनके द्वारा इसका जो है वो इनको सम्मिलित करने के लिए नगरपालिका में भी एक जो सुझाव दिया गया है। इससे अभी जो पंचायत का पर्व, पंचायत चुनाव का जो पर्व आया है उसमें ग्रामीण अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे कि वो इस देश के नागरिक ही ना हो, क्योंकि वो नगरपालिका में भी वंचित रहेगा वोट करने से और अभी पंचायत चुनाव में भी। दूसरा, विकास कार्य की बात करें तो विकास कार्य तो बाधित होगा ही होगा, साथ में इस समय पंजीकरण की समस्या हो रही है, जैसे कि मृत्यु प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र। बच्चों की आयु 6-6 महीने हो गई है, समय सीमा प्रमाण पत्र बनाने के लिए वो समाप्त हो चुकी है। इस वजह से और ज़्यादा परेशानी हो रही है, अधिकतर तो पंजीकरण की समस्या हो रही है। अब पहली बात तो ये है कि हम जो 500-600 परिवार हैं हमारे यहाँ के 700-800 वोटर्स हैं, वो वोट देने से वंचित हो चुके हैं। एक खटीमा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत उम्र खुर्द यहाँ से नष्ट कर दी गई है, न नगर पालिका क्षेत्र में आया न ग्राम पंचायत क्षेत्र में आया है। तो आखिर हमारा भी तो अधिकार है वोट देने का, हम लोग कहाँ जाएंगे? हमें गया है कि ना हम तो किसी सरकारी कागजात में कोई किसी प्रकार का कार्य नहीं करवा पाएंगे। देवभूमि उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के बाद अब बाढ़ से बचाव के लिए सरकार अपनी तैयारियों में जुट गई है और इसे लेकर उत्तराखंड के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने राजधानी देहरादून के लोक निर्माण निदेशालय की में समीक्षा बैठक की। इस बीच सतपाल महाराज ने कहा कि मानसून की चुनौतियों से निपटने के लिए हर जनपद के नोडल खंड में बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। इसमें संबंधित नोडल खंड के अधिशासी अभियंता को बाढ़ नियंत्रण कक्ष का प्रभारी बनाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुल 113 बाढ़ चौकियां हैं, जिनमें प्रशासन का भी सहयोग लिया गया है और 304 बाढ़ संवेदनशील क्षेत्रों का चिन्हीकरण किया गया है। मॉनसून की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रत्येक जनपद में नोडल खंड में बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है और इसमें संबंधित खंड के अधिशासी अभियंता बाढ़ नियंत्रण कक्ष के प्रभारी बनाए गए हैं। इसमें हमारे पास राज्य में कुल 113 संख्या बाढ़ चौकियों और इसमें हमने जो है प्रशासन का भी पूरा सहयोग लिया है और इसके साथ साथ मानसून के जो बाढ़ और जल भराव की जो होती है स्थिति बनती है उसमें 304 संवेदनशील स्थलों का चिन्हीकरण हमने कर लिया है। मानसून के पूर्व सिंचाई विभाग के नियंत्रणाधीन संवेदनशील ड्रेन्स की सफाई सुनिश्चित की है ताकि जहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है और जल की अत्याधिकता हो जाती है उसकी निकासी हो और लोगों को मार्ग जो है वो ठीक ठाक मिले। इसके साथ साथ सिंचाई विभाग में जो हमारे जलाशय हैं उनकी भी हम निगरानी कर रहे हैं।
जिला पंचायत पौड़ी में एक बार फिर से अजब गजब कारनामा हुआ है। इस बार जिले के विभिन्न विकासखंडों में सफाई के नाम पर एक उपनल सफाई कर्मचारी की पत्नी के खाते में 75 लाख रुपए की धनराशि जमा करा दी गई। मामला जनवरी 2023 का है। जिला पंचायत के मुताबिक जनपद के सभी 15 विकासखंडों में साफ सफाई के नाम पर गोपनीय तरीके से सफाई का टेंडर निकाला गया। इसमें एक अधिकारी ने जिला पंचायत में उपनल सफाई कर्मचारी की धर्मपत्नी को नौकरी लगाए जाने के नाम पर उसका बैंक खाते की डिटेल ली और कुछ ही दिन में सफाई का टेंडर उनके नाम कर दिया और आवंटित टेंडर से 75 लाख रुपए का भुगतान भी कर दिया, जबकि टेंडर नियमों के विरुद्ध किया गया। टेंडर में सफाई कर्मचारी की पत्नी के साथ ही उसके भाई और पिता के नाम से भी टेंडर भरे गए, जो रक्त कानून का भी उल्लंघन करने के दायरे में आते हैं। इस पूरे मामले का खुलासा आरटीआई कार्यकर्ता करण रावत ने किया, जिन्होंने आरटीआई के माध्यम से पूरी जानकारी ली। आरटीआई लगाई थी जिला पंचायत पे ये ऑडिट रिपोर्ट के संबंध में। तो उस ऑडिट रिपोर्ट से पता चला कि 75 लाख का भुगतान हुआ है और वो भुगतान इस तरीके से हुआ है कि एक सफाई कर्मचारी है उपनल से जिला पंचायत में, उनकी धर्मपत्नी है नीलम, उनके नाम पे इन्होंने मस्ट्रॉल करे हैं और मस्ट्रॉल में मतलब 3 आवेदक मांगे जाते हैं। तीनों के तीनों वो एक ही परिवार के हैं। किशोर की जो धर्मपत्नी है उनके नाम पे उनको नौकरी दिलाने के नाम पे इन्होंने उससे दस्तावेज लिए थे और दस्तावेज लेने के बाद इनके द्वारा उससे बाद में बताया गया कि एक टेंडर हुआ है, ब्लैंक चेक लिए गए, 4 ब्लैंक चेक लिए गए, 3 चेकों से अन्य खातों में जो भुगतान हुआ था 75 लाख का वो हस्तांतरित करवाया गया है। तो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का मामला है। जिला पंचायत के ये जो कर्मी हैं जिन पर उन्होंने आरोप लगाया, उन्होंने शपथ पत्र भी दिया है। कल ही किसी ने मुझे ये फ़ोन पे ही बताया कि इस प्रकार का कोई चीज़ आया है, तो इसकी जो हम लोग पत्रावली होगी उसकी जांच करेंगे कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, तभी उस पर कुछ आगे की कार्रवाई या वक्तव्य दिया जाना संभव है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हल्द्वानी में जिला विकास प्राधिकरण द्वारा 1 दिवसीय जन समाधान दिवस लगाया गया। इसमें आवासीय भवनों के नक्शे पास करने के लिए सभी विभागों के अधिकारियों को एक साथ बुलाकर आवेदन लिए गए। जिला विकास प्राधिकरण विजयनाथ शुक्ला ने बताया कि लोगों को बार बार प्राधिकरण न आना पड़े, उसके लिए इस बार प्राधिकरण ने घरों के नक्शे पास करने के लिए शिविर का आयोजन किया है। इसमें मौके पर ही एनओसी प्राप्त कर लोगों के नक्शे पास किए जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज जनमानस के समाधान के लिए, मानचित्रों के निस्तारण के लिए यहाँ पे एक कैंप लगाया गया है और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश है समाधान और सरलीकरण, उसी दिशा में एक छोटा सा प्रयास है। और जो भ्रांतियां हैं लोगों के मन में कि नक्शा पास करने में कई तरह की समस्याएं आती हैं, उनको भी आज दूर किया जाएगा। यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि ज़्यादा समस्याएं एनओसी के लेवल पे आ रही हैं। आज हमारे सारे विभाग यहाँ पे मौजूद हैं जो एनओसी देंगे यहाँ पे, और अगर बिल्डिंग बायलॉज के मानकों में और जमीन में कोई इशू नहीं है तो हमारा प्रयास यही है कि कोई भी नक्शा जो भी है वो आज यहाँ उसका निस्तारण किया जाए। हमने उसके लिए 1064 ऐप लागू किया है, सरकार ने किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी उसका लगातार वो भी कर रहे हैं। उसी के लिए पूरे प्रदेश के अंदर मतलब जहाँ जहाँ भी प्राधिकरण का है ये कैंप हर हफ्ते लगेगा। इस कैंप के नाते से लोग सीधे सीधे जुड़ेंगे, जिनकी समस्या का समाधान होगा वो आपको जानकारी भी मिलेगी, उनकी लिस्टिंग भी होगी। और छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हो सकता है कि आपके संज्ञान में है या कुछ चीज़ें आपके भी संज्ञान में रहते हैं, वो भी आप हमको बता सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, यहाँ पूरा विभाग बैठा हुआ है, पूरी सरकार यहाँ बैठी हुई है, जनता आपके द्वार। जो दुकान है जिसका हमने फ्री होल्ड करके जो है रजिस्ट्री करा रखी, दाखिल खारिज हो रखा है, तो आज हम जो है दोबारा आए हैं क्योंकि 2024 के 7वें महीने में जो है हमने एक यहाँ इनके कार्यालय में जो है विकास प्राधिकरण के कार्यालय में आकर के जो है हमने एक लेटर दिया था और साथ में जो है सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा कराए थे। तो आज हमने देखा कि कैंप का अगर कुछ बेनिफिट मिलता है तो हम कैंप में जो है देखने के लिए आए थे और सारे जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके आए हैं और साथ में एक जो है उसमें एक लेटर लेकर के आए हैं कि ताकि जो है अगर यहाँ पे सुनवाई कुछ होती है तो उसमें क्या चीज़ आगे के लिए हमारे लिए जो आदेश आते हैं तो उसके हिसाब से जो हम आगे के लिए कार्रवाई कर सकते हैं। और ये मेरे घर का जो है ना ये नोटिस दिया था और सर ये घर जो है ना बीच एरिया में बना हुआ है
फर्स्ट पहले का ही बना हुआ था, ये सेकंड है और बोला है कि नक्शा पास कराए। सर मैं मानती हूँ अगर रोड की जगह होता तो मैं समझ सकती थी कि मतलब ये नक्शा बनाना चाहिए, लेकिन ये बीच का एरिया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नक्शे को बोल रहा है हम बनवाएंगे, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन सर ये कंपाउंडिंग का कर दिया है। इंसान कहाँ से लेकर आएगा बताइए? कंपाउंडिंग नहीं कर रहे हैं। कंपाउंडिंग का मसला बेटिया, वो भी बीच एरिया है, आप जाकर देख सकते हैं। ये है क्या कह रहे हो प्राधिकरण वाले पे? ये बोल रहे हैं कंपाउंडिंग भी करवाइए और नक्शा भी बनाइए। सर जिसके पास नहीं होगा वो कहाँ से लेकर आएगा? आप अकेले हैं? परिवार में कौन कौन है आपका? मेरे परिवार, मेरे हस्बैंड बाहर है, आर्मी में जॉब करते हैं और मैं यहाँ पर क्या कहते हैं, मैं बच्चों को लेकर रहती हूँ। यहाँ पर आपका निस्तारण हुआ जिस चीज के लिए आप यहाँ पर आए थे? नहीं सर, कुछ नहीं हो पाया। मैं यहाँ पर आई हूँ इसी प्रॉब्लम की वजह से आई थी। शासन के निर्देशों के क्रम में राज्य में राशन कार्डों का सत्यापन चल रहा है। देहरादून में भी इस अभियान के तहत राशन कार्डों का सत्यापन चल रहा है, जिसके संबंध में जिला पूर्ति अधिकारी देहरादून के अग्रवाल ने बताया कि जिले में 3,87,000 राशन कार्ड हैं। इनमें से 75,000 राशन कार्डों का सत्यापन अब तक हो चुका है। इनमें भी करीब 3,000 कार्ड सत्यापन के दौरान अपात्र पाए गए हैं। इनको इस आधार पर निरस्त भी किया जा चुका है। एवं जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में जनपद देहरादून में राशन कार्डों का सत्यापन का कार्य प्रारंभ किया गया है और इसमें हमारे जो है लगभग 3,87,000 कार्ड हैं जनपद में। इनमें से अभी तक हमने 75,000 से अधिक राशन कार्डों का सत्यापन कर चुके हैं और लगभग 3,000 से अधिक कार्ड जो है उसमें अपात्र पाए गए हैं, जिनको जो है उनको हटाया गया है, तो कार्ड निरस्त किए गए हैं। और ये कार्रवाई जो है प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर और प्रत्येक नगर स्तर पर संबंधित क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। उत्तराखंड में अवैध रूप से बनाई जा रही कच्ची शराब का नेटवर्क कितना बड़ा हो रहा है, इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि प्रदेश में केवल ऋषिकेश में ही पिछले 1 महीने में आबकारी विभाग ने अवैध 850 लीटर कच्ची शराब के साथ 35 लोगों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड आबकारी विभाग प्रदेश में फल फूल रहे अवैध कच्ची शराब के नेटवर्क को तोड़ने में लगी है। इसको लेकर प्रदेश भर में विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं और विभाग प्रदेश में चल रही पंचायत चुनाव की गतिविधियों के दौरान इस अभियान को और ज्यादा तेजी देने में जुट गया है। आबकारी सचिव ने पिछले दिनों हुई एक वर्चुअल मीटिंग के दौरान ये साफ कर दिया कि अगर किसी क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब के सेवन से कोई अनहोनी होती है तो जिला आबकारी अधिकारी उसका जिम्मेदार होगा। यानी किसी भी अनहोनी पर विभाग ने अब अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय कर दी है। ली थी सभी डीओज की और सभी डीओज को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित भी किया था और सभी को बोला था कि उस पर्टिकुलर डीओ की जिम्मेदारी होगी अगर वहाँ पर कोई भी अप्रिय घटना कच्ची शराब पीने से होती है या किसी और एजेंसी को भी अगर मिलती है और आपका सूचना तंत्र फेल होता है तो ये सब डीओज की जिम्मेदारी फिक्स की थी हमने। तो उसके चलते हुए हमें पिछले 5-6 दिनों में अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं कई जगह। अगर हम एरिया वाइज बात करें तो हरिद्वार में भी कुछ कच्ची शराब मिली है हमें, देहरादून के कुछ एरिया में मिली है, इवन उधम सिंह नगर एरिया में मिली है। तो वो सब जगह से हमें कच्ची शराब बरामद हुई है और लाहन भी नष्ट किया गया है। तो इस कार्रवाई को और आगे बढ़ाते हुए, मिशन मोड में बढ़ाते हुए हमें और आगे तेजी से मिलानी है। हल्द्वानी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने जहां पिछले दिनों लालकुआ कोतवाली क्षेत्र में हुई चोरी का खुलासा किया तो वहीं हल्द्वानी के रोडवेज में यात्रियों का सामान लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि लालकुआ के एक घर में हुई चोरी के मामले में पुलिस द्वारा एक कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से तमंचा और मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। आज एक कोतवाली हल्द्वानी पटना आया है जिसमें कुछ लोगों के द्वारा लोगों को सवारी के बसें बिठाने के बहाने या उनको सवारी देने के बहाने उनका सामान रखवाया जाता था और बाद में उस सामान को ये लोग जो है लेके फरार हो जाते थे। इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। तीनों लोग ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से जो ये गाड़ी यूज करते थे वो गाड़ी भी बरामद की है पुलिस ने। साथ इसमें बाकी जगह इन्होंने किस तरीके की घटनाएं की है उस संदर्भ में भी जाँच चल रही है। एक दूसरा प्रकरण कोतवाली लालकुआ का है जिसमें 18 जून को एक घटना हुई थी जिसमें कुछ सामान चोरी हुआ था। इसमें चोरी के सामान के साथ साथ में जो अभियुक्त है उससे एक अवैध तमंचा बरामद हुआ है, साथ एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल भी हमने बरामद की है।
अल्मोड़ा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसओजी और पुलिस की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान रानीखेत तिराहा कोसी के पास बाइक सवार युवक की तलाशी ली। उसके कब्जे से 10 ग्राम 780 मिलीग्राम अवैध हेरोइन बरामद की गई। युवक का नाम रविंद्र बिष्ट है, जिसकी उम्र 29 साल बताई जा रही है, जो स्यूना ज्योली राजस्व क्षेत्र अल्मोड़ा का रहने वाला है। युवक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में एफआईआर पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की गई है और बाइक को सीज कर दिया गया है। नशे के तस्करों के विरुद्ध अल्मोड़ा पुलिस का अभियान लगातार जारी है। सोमेश्वर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम के द्वारा कोसी चौराहे पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था और इस समय एक स्पोर्ट्स बाइक को जब चेकिंग के दौरान रोका गया तो उसमें सवार व्यक्ति के पास 10.78 ग्राम हेरोइन स्मैक पाई गई, जिसकी कॉस्ट लगभग 3.25 लाख रुपए है और इस व्यक्ति के विरुद्ध एनडीपीएस के अंतर्गत अभियोग दर्ज कर लिया गया है। नशे के विरुद्ध अल्मोड़ा पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा। रामनगर क्षेत्र में 3 बच्चों के पिता ने एक नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म किया है। मामले में पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की। आपको बता दें, ग्रामवासा थाना भोजपुर, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश का रहने वाला शाहिद अहमद के बारे में ये बताया जा रहा है कि रामनगर में मजदूरी के लिए आता था और उसने 15 वर्षीय किशोरी को पहले बहलाया फुसलाया, अपने जाल में फंसाया। 17 जून को उसे अपने साथ भगाकर ले गया। मामले में किशोरी के परिजन ने कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत अभियोग दर्ज कर उसे आज गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। पीड़ित किशोरी का सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया। रामनगर के ग्राम मालधन चौड़ क्षेत्र में एक युवक ने पड़ोस में रहने वाले अपने एक बुजुर्ग पर घर में घुसकर चाकू से गले पर वार करते हुए जानलेवा हमला किया। घटना के बाद घायल के परिजन में जहां एक तरफ डर का माहौल बना हुआ है, वहीं परिजन ने पुलिस को तहरीर सौंपकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें, ग्राम गोपाल नगर नंबर 5 मालधन चौड़ निवासी जोगिंदर पाल ने बताया कि वो अपने घर में परिवार के सदस्यों के साथ खाना खा रहा था। इसी बीच उनके पड़ोस में रहने वाला अनुज उनके घर की दीवार कूदकर घर में घुसा। उसने चाकू से जोगिंदर पाल के गले पर जानलेवा हमला बोल दिया। पुलिस द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई है। कल शाम को करीब 9:45 बजे हम लोग खाने पीने की तैयारी कर रहे थे और 9:30 पौने 10 का ही टाइम था और बैठे हुए थे, खाना पीने की तैयारी कर रहे थे। इतने में चंदन लाल का बेटा अनुज दीवार फाँद के आया और मैंने सोचा शायद ये इतने दिनों बाद आया है, मिलने आया है। आके वो मेरे नज़दीक जैसे आया तो मैंने सोचा भाई पैर छू रहा है मेरा आशीर्वाद देने के लिए या नमस्ते करने के लिए। तो जैसे मैंने हाथ उठाया उसने मेरे पीछे से बायां हाथ उसने पकड़ के मेरा ये चिन्ह ऊपर किया और दाहिने हाथ से उसने चाकू निकाल के मेरे पे वार किया ही था। मैंने जैसे ही चाकू मैंने देखा उसके हाथ में, मैंने उसको पकड़ लिया तो चाकू का जो हैंडल और कोना होता है चाकू का, वहाँ से मेरा उंगली ये कट गया। इसमें 5 टाँके आए हैं, गले में 6 टाँके आए हैं और काफ़ी ब्लीडिंग हुई है और बेहोशी सी छाने लग गई थी मुझे। बरसाती सीजन के साथ अब डेंगू का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। बीते कुछ दिनों से अस्पताल में डेंगू के मरीज भी सामने आ रहे हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि डेंगू कई मायनों में जानलेवा भी साबित हो सकता है और इसकी रोकथाम के लिए प्रशासन द्वारा एहतियात भी बरती जा रही है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि डेंगू से निपटने के लिए नगर निगम लगातार फॉगिंग और स्प्रे अभियान चला रहा है। साथ ही देहरादून शहर के अंतर्गत आने वाले सभी वार्डों को फॉगिंग मशीनें उपलब्ध करवाई गई हैं। लिए नगर निगम के द्वारा लगातार फॉगिंग का कार्य किया जा रहा है। समस्त 100 वार्डों पर 100 हैंडहेल्ड मशीन्स उपलब्ध हैं और जो हमारी बड़ी मशीन्स हैं उनके भी रोस्टर तैयार किए गए हैं वार्डवार। इसके अलावा लार्विसाइडल स्प्रे भी लगातार किया जा रहा है। रामनगर के पाटकोट के पास ग्राम टेड़ा के पास अचानक से बरसाती नाले में तेज पानी आने से दोनों तरफ से आने जाने वाले लोगों को रास्ता बंद होने की वजह से परेशानी हुई। पानी का तेज बहाव देखकर रोंगटे खड़े हो गए। नाले के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार देखने को मिली। सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। आशंका जताई जा रही है कि पानी और मलबा एक साथ तेजी से बह रहे हैं। जंगल में कहीं ना कहीं बादल फटने की आशंका भी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
है।